नमस्कार, मैं अमिताभ शुक्ला। 2024 के लोकसभा चुनावों पे हमारी चर्चा चलती रहेगी और काफ़ी दिनों तक हम ये विवेचना करते रहेंगे कि क्या कारण थे चुनाव के रिजल्ट्स के और क्या क्या इश्यूज जो थे जो जनता को पसंद आए और किन कारणों से उन्होंने चुनाव में वोटिंग की। और क्योंकि लोकसभा की चुनाव 5 सालों में सिर्फ एक बार आते हैं, तो ये चर्चा काफी दिनों तक जारी रहेगी। चुनावों की चर्चा से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि जनता कैसे सोच रही है, अपोजिशन पार्टी क्या कर रही है, वो क्या कैसे स्टैंड ले पा रही है और उसको जनता पसंद कर रही है या ना कर रही है, और रूलिंग पार्टी को आईना दिखा रही है। ये मैंडेट ही एक ऐसी चीज होती है जिससे रूलिंग पार्टी को अपना आईना 5 साल में एक बार दिखाई पड़ता है कि उसके पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लोगों को पसंद आए हैं कि नहीं आए हैं। और ये रिजल्ट इस बार के बताते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशाजनक रहे हैं, डिजास्टर्स रिजल्ट्स रहे हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट, और उनकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं रहे हैं। वो जनता ने एक तरह से सरकार को आईना दिखाया है कि आपकी बहुत सारी नीतियां हमें पसंद नहीं हैं, उन नीतियों को आप मॉडिफाई कीजिए। पूरी तरह से जनता ने बीजेपी को रिजेक्ट नहीं किया है, ये बात आप जान लीजिए कि जनता ने रिजेक्ट नहीं किया है बीजेपी को। बीजेपी की कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को रिजेक्ट किया है, जिसके चलते एक तरह से इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा बीजेपी को, एनडीए को, कि अब अगले 5 सालों में वो क्या करेगी और कैसी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लाएगी और कैसा रुख रहेगा इनका जो बर्निंग इश्यूज रहे हैं, जिसमें यूनिलैटरल या एक अपने आप एक तरफा फैसले लेने की जो अभी तक हमें 10 सालों में दिखाई पड़ रहा था पॉलिटिकल टेंडेंसीज, उस पे ये लगाम लगाने की एक तरह से मैंडेट है। हम लोग बात करेंगे सिलसिलेवार 2024 के लोकसभा चुनाव जो हैं उनकी सिलसिलेवार बात करेंगे कुछ इश्यूज पे। और मैं एक तरह से आप समझिए कि ये एक संपादकीय है, ये एक संपादकीय टिप्पणी है मेरी। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने फील किया है एज अ जर्नलिस्ट ऑफ ओवर 25 ईयर्स। और ये सारी चीजें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से और अपना, ये मेरी एडिटोरियल स्टेटमेंट है, कमेंट्री है, एडिटोरियल कमेंट्री, एंड दिस शुड नॉट बी टेकन अदरवाइज। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा इस चुनाव ने जो व्हाट हैज बीन द वाटरशेड ऑफ दिस इलेक्शन। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मुझे समझ में आया इस चुनाव में कि जितने भी पॉलिटिकल मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, जो भी एक्सपर्ट्स इलेक्शंस को प्रिडिक्ट करने की इधर वो कोशिश करते थे या एग्जिट पोल के थ्रू करते थे या प्री ओपिनियन पोल के थ्रू करते थे या जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते थे, उनके लिए एक तरह से ये एक रेड फ्लैग है। एक उनको जनता ने लाल झंडा दिखा दिया है कि आपके जो भी टेक्निक्स हैं वो गलत हैं। आप कहीं ना कहीं आप अपने अंदर झांकें और ऐसे एग्जिट पॉल्स या प्री पॉल ओपिनियन पॉल्स आप कृपया ना किया करें। लगातार हमने पिछले कम से कम 3 सालों में तो देखा ऐसा कि कई मैगजीन्स, कई मीडिया हाउसेज वो चुनाव करते रहे हैं, अपने इंटरनल सर्वे करते रहे हैं कि कौन पार्टी जीतेगी और कौन कैसा परफॉर्म करेगी। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाते रहे हैं प्री पोल सर्वे में, यहाँ तक कि एग्जिट पोल तक में उन्होंने ऐसा आगे दिखाते रहे जो जमीनी हकीकत से काफी दूर थी। 400 पार का जो बीजेपी का पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, काफी हद तक ये पॉलस्टर्स और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस दे स्टार्टेड इकोइंग them instead of contradicting them or giving a second opinion about it, they just echoed the sentiments of the BJP और उनका जो भी ओपिनियन था चुनावों के बारे में। The media houses simply reflected those opinions instead of giving an independent version of the things. They did not do that. अब आप जितने पॉलस्टर्स की बात कर लें तो सबसे पहले या जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट हम करते हैं चुनाव में, अब जैसे प्रशांत किशोर साहब ने चुनाव के पहले लगातार धुआंधार इंटरव्यूज दिए। कोई भी ऐसा मीडिया आउटलेट नहीं था जहां पे उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया और बीजेपी को एक तरह से
जीता हुआ बता दिया। वो अपने को लगातार कांग्रेस को वो ही वॉज डेमोनाइजिंग कांग्रेस, ही वॉज रिडिक्यूलिंग कांग्रेस, ही वॉज रिडिक्यूलिंग कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। दैट्स फाइन, दैट वॉज हिज पर्सनल ओपिनियन। और एक सेक्शन में ये कहा जाने लगा कि दीज इंटरव्यूज वेयर परहैप्स स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी to counter the narrative that Congress was coming up. The Congress-led India Alliance was coming up electorally in several parts of the country, particularly in Uttar Pradesh. तो ये निगेट करने के लिए प्रशांत किशोर was probably propped up by some interests who are aligned to the BJP. I don't know the realities of that particular statement and question which Congress leaders are now raising. लेकिन हाँ, एक बात तो सही है कि प्रशांत किशोर का जो भी वक्तव्य आया बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी देने वाला, वो कहीं धरातल पे हमें दिखा नहीं। He proved to be one failed political analyst या जो political strategist हैं, उनके सारे जो अगर आप इंटरव्यूज आज की तारीख में अगर आप निकालें तो आप पाएंगे कि वो सारे वक्तव्य आज की तारीख में दे हैव बीन टर्न इनटू फॉल्सहुड्स। ऐसा कुछ था ही नहीं। और खैर प्रशांत किशोर की हम बात छोड़ें तो एक जो दूसरे बड़े पॉलस्टर हैं वो टेलीविजन के ऊपर उन्होंने रो दिया। उसके बाद भी अपने को वो डिफेंड करते रहे कि उन्होंने रोया टेलीविजन पे जब उनका पॉल एग्जिट पॉल था, इट वाज ऑफ द मार्क कंप्लीटली। और वो कहीं दूर थे, बहुत दूर थे, मीलों दूर थे जो फाइनल रिजल्ट था। और उसके बावजूद वो काफी दिनों से ओपिनियन पॉल और एग्जिट पॉल वो करते रहे हैं टेलीविजन पे। टेलीविजन के लिए ये टीआरपी का बहुत बड़ा मीडियम होता है और ये इट वाज कंप्लीटली ऑफ द मार्क। सो 2024 का लोकसभा चुनाव जो है, बाकी जितने पॉलस्टर्स हैं वो एग्जिट पॉल वाले हैं, उनका तो कहीं नामो निशान नहीं है, वो कहाँ है। जैसे प्रशांत किशोर ने अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया आफ्टर जो उनका प्रेडिक्शन था लोकसभा इलेक्शंस दैट फेल्ड मिजरेबली, उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। बाकी पॉलस्टर कहाँ हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वो ना कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, ना कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, ना कोई टीवी इंटरव्यू दे रहे हैं, सिंपली बिकॉज दे आर टू एम्बैरेस्ड as their opinion polls or exit polls or whatever it was, they failed miserably. तो एक तरह से 2024 के चुनाव ने एक ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल वालों के लिए भी एक तरह से ये अपना नो कॉन्फिडेंस साइन दे दिया है। दे हैव टू इंट्रोस्पेक्ट देमसेल्व्स कि कहाँ गलती हुई या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या पब्लिक के ओपिनियन को अंडर एस्टिमेट आप क्यों करेंगे। एक पॉलस्टर्स के बाद मैं ये करूंगा कि जो देश में इस चुनाव ने एक तय कर दिया है कि जो फेडरलिज्म है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो निहित है फेडरलिज्म, वो इससे स्ट्रेंथन हुई है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हुई है फेडरलिज्म। कैसे हुई है? क्योंकि अब देखिए, पिछली सरकार जो थी 10 सालों की, जो नरेंद्र मोदी की सरकार थी, उसमें डिसीजंस वेर टेकन perhaps by a single person without collective discussion, without any answerability either to the cabinet or to the opposition. अब पहली बार ऐसा होगा 10 सालों में कि जो भी फैसले होंगे वो रीजनल पार्टीज को ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे। अब आप देखिए, तेलुगु देशम पार्टी है, रीजनल पार्टी है, दैट इज एन अलाई ऑफ एनडीए। जनता दल यूनाइटेड है, एलजेपी है, शिवसेना है महाराष्ट्र में, ये सारे अलाइज हैं एनडीए के। उनको नाराज करके आप कोई फैसला नहीं ले सकते। एंड दिस इज ट्रू स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। अब आप जैसे संविधान की राहुल गांधी बात कर रहे थे, बाकी कांग्रेस के नेता बात कर रहे थे खतरे में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को अपने सर माथे लगाया, वो वीडियो सबने देखा होगा, फोटो देखी होगी। तो दैट शोज हाउ पीएम नरेंद्र मोदी इज बिकमिंग अकोमोडेटिव ऑल्सो। और ये जो फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये सिर्फ रूलिंग पार्टी एनडीए के लिए ही नहीं, बल्कि जो ऑपोजिशन है, मेन ऑपोजिशन इंडिया अलायंस, उसके लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंडिया अलायंस में भी कांग्रेस के पास तो मुश्किल से 100 सीट है, 99 सीट हैं। एक महाराष्ट्र में एक इंडिपेंडेंट ने कांग्रेस को अपना लेटर ऑफ सपोर्ट दे दिया, तो मान लीजिए 100 हो जाते हैं। इनके पास 100 सीट है, लेकिन बाकी जो 234 सीट्स हैं इस इंडिया अलायंस की, इसमें सारे रीजनल पार्टीज हैं। ममता बनर्जी हैं इसमें, तृणमूल कांग्रेस बंगाल की हैं,
इसमें बिहार के राष्ट्रीय जनता दल हैं, इसमें महाराष्ट्र की जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, एनसीपी शरद पवार की शामिल है, इसमें डीएमके एक बहुत बड़ा उसका रोल है, इसमें सीपीएम है जिसने बंगाल में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, यहाँ पे सीपीआई एमएल भी है। इसमें दिस इज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ अ लॉट ऑफ पार्टीज and they will keep a check on the tendencies of the central government। और फेडरलिज्म का जो मूलभूत हमारा जो कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ना केवल रूलिंग पार्टी एनडीए और बल्कि जो ऑपोजिशन है, मेन ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस, उनको भी ये पूरी तरह से एडहियर करना पड़ेगा, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी जो देश की बाकी जनता है उनको ध्यान में रख करके इसमें काम करना पड़ेगा। तो ये फेडरलिज्म की जीत है। और ये जो एक तरह की खास सोच होने वाली थी 10 साल से, हमने देखा उस सोच को, उस सोच पे एक तरह से अंकुश लगेगा और काफी हद तक अब फेडरलिज्म और रीजनलिज्म की बात होगी, क्योंकि अब दोनों जो इंडिया के मेन अलायंस पार्टनर्स हैं, अब कंट्री एक तरह से समझ लीजिए कि 2 पार्टी सिस्टम हो चुका है। एक तरफ एनडीए है बीजेपी लेड और एक तरफ इंडिया ब्लॉक है कांग्रेस लेड, दोनों इक्वली स्ट्रांग हैं बहुत सारी स्टेट्स में। तो द ट्रू स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म वुड नाउ बी सीन इन प्रैक्टिस इन द कंट्री, और ये एक देश के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। एक जो यूनिलैटरल डिसीजन होते थे वो पूरी तरह से अब खत्म हो जाएंगे। अब जैसे अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम है, ये केंद्र सरकार ने लागू कर दिए थे आर्मी में 4 साल के रिक्रूटमेंट के लिए। अब जनता दल यूनाइटेड ने पहले ही इसमें सपोर्ट देने के पहले एनडीए को अपना लेटर के साथ ही उन्होंने कह दिया कि दिस स्कीम नीड्स अ रिव्यू, थोरो रिव्यू अबाउट इट। सो परहैप्स द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड नाउ review the scheme and bring modifications in the scheme. This was announced unilaterally, और एक आर्मी चीफ ने तो यहाँ तक कहा था कि शायद वो जो कंसल्टेटिव प्रोसेस था बिफोर अनाउंसिंग दिस स्कीम डिड नॉट टेक प्लेस। तो अब जो है कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है इस लोकसभा के गठन के बाद उसमें जोर पकड़ेगा। वो अपोजिशन भी अब इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आप कोई भी कानून, जिस तरह से कृषि कानून 3 पास हुए थे संसद में बिना किसी बहस के, बिना किसी डिस्कशन के और किसी की ओपिनियन लिए हुए, इट वाज जस्ट पास्ड इन पार्लियामेंट। अब क्या होगा, क्या वैसा पास हो पाएगा? कृषि कानून सोचिए कि कितनी बड़ी विफलता रही केंद्र सरकार की। पास होने के बाद किसान धरने पे दिल्ली बॉर्डर पे बैठे रहे, 1 साल से ऊपर तक बैठे रहे, ये वापस लेना पड़ा किसी कानून। इट वाज सच अ बिग एम्बैरेसमेंट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिस कंट्रीब्यूटेड टू द डिफीट ऑफ द माइटी बीजेपी रेजीम टू अ लार्ज एक्सटेंट। जो पंजाब से लेकर के, पंजाब में बीजेपी सीट नहीं ले पाई, हरियाणा में उसका परफॉर्मेंस आधा रह गया, राजस्थान में किसान जहां हैं वहां भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं कर पाई, उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं कर पाई। इन सब किसान जो पॉलिसीज थी, जो बिल पास हुए थे, ये एक काफी बड़ा नो कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट का कि आप यूनिलैटरली अपने आप बिना किसी सहमति के, किसी के बिना किसी डिस्कशन के आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि जिससे देश की जनता को भुगतना पड़े। और कृषि कानून तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपने पास कर दिया और फिर वापस लेना पड़ा। उसी तरह जैसे डीमोनेटाइजेशन था, एक डीमोनेटाइजेशन भी बीजेपी गवर्नमेंट ने किया था, विच हैड डिजास्ट्रस रिजल्ट्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और ये भी फैसला यूनिलैटरल था, विदाउट कंसल्टिंग एनीबडी, विदाउट इवन कंसल्टिंग द इकोनॉमिस्ट्स। तो ये इस टाइप के शायद फैसले अब जो जल्दी सरकार नहीं लेगी, और इसमें पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इन फैसलों के बाद मजबूत होगी। और जो सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन होगा वो होगा, जो पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन होगा देश का, उसकी भी बात सुनी जाएगी और फैसले एक तरह से कंसेंसस से लिए जाएंगे और उसमें एक हद तक एक बैलेंस आएगा और देश में एक नई राजनीति का जन्म होगा। हाँ, ये एक अच्छा लगा कि इंडिया अलायंस ने कोशिश नहीं की सरकार बनाने की, या हालांकि उनके पास तो नंबर नहीं थे, बट देयर वर सम टॉक्स अबाउट
the India Alliance partners in discussion with Telugu Desam Party or in JDU. ऐसा अच्छा हुआ कि वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं. ये मैंडेट अभी भी एनडीए के पास है. प्री पॉल मैंडेट जो था वो एनडीए जो अलायंस था उसके साथ है, इनके साथ भी है. ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए. लेट देम रन द गवर्नमेंट, लेट इट रन इट्स फुल कोर्स. कांग्रेस शुड प्ले द रोल ऑफ एन इफेक्टिव ऑपोजिशन और इंडिया ब्लॉक इफेक्टिव ऑपोजिशन और सेफ गार्ड जो हैं फेडरल स्ट्रक्चर के, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्री के, जो ऑटोनॉमी है हमारे संविधान ने दे रखी है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को, जो काफी हद तक पिछले 10 सालों में डाइल्यूट हुए हैं. उनकी ऑटोनॉमी डाइल्यूट हुई है, उनकी इफेक्टिवनेस पे प्रश्न चिन्ह लगा है. इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जैसे हैं, जुडिशरी टू सम एक्सटेंट है, जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जैसे इलेक्शन कमीशन है, सीएजी हैं, बाकी जितने कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं जो मैकेनिज्म क्रॉस चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए संविधान में बने हैं, वो 10 साल से नहीं हो पा रहा था. देयर वाज नो चेक्स एंड बैलेंसेस जो संविधान ने दे रखे हैं, वो 10 साल फॉलो नहीं हुआ ठीक से इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट. वो शायद अब फॉलो होगा, क्योंकि अब ये डेमोक्रेसी ने सबसे बड़ा हथियार दे दिया है, एक बड़ी ऑपोजिशन दी है, और किसी को फेडरल स्ट्रक्चर को जो संविधान का है उसको ट्रू स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए का मैंडेट दिया है एनडीए को और इंडिया ब्लॉक को भी, कि आप किसी भी दल के राजनीतिक पार्टी को, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, किसी भी स्टेट तक सीमित क्यों ना हो, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते. उसकी फीलिंग्स को, उसके सेंटिमेंट्स को, उसके इमोशंस को और जेन्युइन नीड ऑफ द पीपल. तो ये मैंडेट काफी हद तक, दिस इज अ वाटरशेड मोमेंट फॉर इंडियन डेमोक्रेसी. और अब हम देखते हैं कि अगले कुछ दिनों में, अगले ये सरकार फॉर्म होगी, 1-2 दिनों में सरकार की शपथ ग्रहण होगा. उसके बाद कैसा ये चलता है और ये डेमोक्रेसी कैसा रुख लेता है, ऑपोजिशन कैसे एक्ट करती है, फेडरल स्ट्रक्चर जो है संविधान का किस तरह से फिर से वो पुनर्जीवित होता है, और जो है रीजनल पार्टीज की और रीजनल अलाइज की बात सुनी जाती है. अब हमें देखना है चुनाव में कि जो 10 साल पहले जो यूपीए सरकार थी, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, इन सब सारों में ये चीजें निहित थी. फेडरल स्ट्रक्चर और संविधान से रिलेट जो हैं सर्वसम्मति से ही फैसले होते थे. अब शायद वो दिशा आ चुकी है, और अब हमें देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अपना पर्सनालिटी कल्ट डेवलप हुआ था उसको मॉडिफाई करते हैं, और इन जो पॉलिटिकल रियलिटीज हैं 2024 इलेक्शंस ने जो दिखाई हैं, द पॉलिटिकल रियलिटीज थ्रोन बाय 2024 इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस, हाउ डज प्राइम मिनिस्टर मोदी accommodate himself and adjust himself to these ground realities, to these fresh realities. Thanks for watching the channel. Thank you so much.